हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एचडीटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगामी एग्जाम सीटेट की दृष्टि से मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। तो मैथ के प्रैक्टिस सेट के लिए हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6 करा था दोस्तों। ठीक है। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है। ये दोस्तों एज ए सेट मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें हर टॉपिक से जिस भी तरीके के क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को हर एक प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग अगर बिल्कुल आप लोग की अगर कुछ भी तैयारी नहीं है, ठीक है, केवल बेसिक्स से आप लोग को हल्की फुल्की नॉलेज है, तो आप लोग अगर केवल प्रैक्टिस सेट ही दोस्तों कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप लोग का एग्जाम क्रैक आराम से हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि सीटेट में मैथ में सीटेट एग्जाम के लिए मैथ का इसमें इतना वेटेज नहीं होता दोस्तों। ठीक है। मोस्ट इसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है पेडागोजी। सारे सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट सीटेट में पूछे जाते हैं उसमें पेडागोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने निभाती है दोस्तों। ठीक है। क्योंकि हर कोई भी सब्जेक्ट है, मान लिया मैथ 30 नंबर का दोस्तों। ठीक है। मैथ 30 नंबर का तो उसमें 15 नंबर की पेडागोजी होगी, 15 नंबर का कंटेंट होगा। ठीक है। ऐसे ही सीडीपी उठा लें तो 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। ठीक है। तो सारे मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आप लोग को एक कंबाइंड पेडागोजी का सेशन कराऊंगा। ठीक है। जिसमें जो आप लोग को सारे सब्जेक्ट में हेल्प करने वाला है। और पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे फैक्ट हैं उसमें जो सारे सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं और सारे सब्जेक्ट में मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चाहे वो मतलब शिक्षण विधियाँ हो, ठीक है, वो मैथ में भी पूछ लेगा आप लोगों से, और सीडीपी में भी पूछ लेगा। ठीक है। हिंदी में भी पूछ लेगा। ठीक है। जैसे कि एनसीएफ है, इसके बारे में ही सारा। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे रिलेट करते हैं, इसलिए वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोग को मैथ्स की पेडागोजी करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है। तो आप लोग वहाँ से थोड़ा बहुत जब तक कवर कर लें, जितना भी मतलब 3-4 लेक्चर वहाँ से हो चुके हैं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेट नंबर 7। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है तो मतलब कोई हमें वैल्यू दे दी है। ठीक है। 185,6,000 को मानक रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि मानक रूप क्या होता है। ठीक है दोस्तों। मानक रूप में हम लोग को लिखने के लिए, जैसे कोई ये संख्या है, इसको हम 10 की घात के रूप में अगर लिख देंगे, कुछ भी 10 की घात के रूप में लिख देंगे, तो हमारा मानक रूप में मतलब उसका काउंट किया जाता है, वो हमारा मानक रूप कहलाता है। 10 की घात के रूप में हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो हम लोग को वही करना है। और एक चीज़ मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि जब पावर राइट साइड जाती है, जब पावर राइट साइड जाती है तो हमारी माइनस में जाती है। ठीक है। जब पावर लेफ्ट साइड जाती है तो हमारी प्लस में जाती है। किस तरीके से प्लस में जाती है, मान लिया ये हमारे 10 रुपये हैं। ठीक है। 10 रुपये 100 रुपये हैं। अभी तो जब कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई दशमलव कहीं पर नहीं होता, तो हम लोग उसको एग्जैक्ट वैल्यू मानते हैं। 100 है तो 100 रुपये मान लेंगे और दशमलव लगाने के बाद में इधर पैसे मान लेते हैं। ठीक है। रुपये और पैसे की टर्म में समझोगे तो सबसे ज़्यादा आसान होता है समझना। तो ये हमारे 100 रुपये हैं। अगर हम इसको घात के रूप में लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि दशमलव कहीं यहाँ था, दशमलव को अगर हम यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आए हैं तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1.0 गुणा 10 की पावर 2। ठीक है। इस तरीके से यहाँ कहीं दशमलव था, इसको उठाकर इधर लेके आए। सेम उसी प्रोसेस पे इसको हम लोग करने वाले हैं। कैसे, जैसे कि जो भी हमारी वैल्यू दे रखी है 185। ठीक है। अभी इसमें दशमलव हमारा कहाँ होगा दोस्तों, 185,6,000। ठीक है। अभी इसमें दशमलव हमारा कहाँ होगा, ये हमारे रुपए हैं। दशमलव जो कहीं नहीं दिया होता तो रुपए मानते हैं, तो दशमलव हमारा कहीं ना कहीं यहाँ होना चाहिए। ठीक है। और जब मानक रूप में 10 की घात के रूप में लिखवा रहा है तो हम इधर ले जाएंगे। इधर तो अगर हम इधर ले जाएंगे, इधर ले जाने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर दशमलव यहाँ कहीं होता तो हम उसको इधर ले जा सकते थे। ठीक है। मान लिया अगर दशमलव हमारा 100 के बाद होता या 10 के बाद होता तो इधर हम उसको ले जा सकते थे, लेकिन दशमलव हमारा इधर है, यहाँ है, हमको मानक रूप में लिखना है तो लेफ्ट साइड ही लाना पड़ेगा। तो हम इसको कर सकते हैं 1, ठीक है, दशमलव मानक रूप मतलब उसको छोटी से छोटी वैल्यू में हम लोग को लाना है। ठीक है। 1.00856। ठीक है। यहाँ पर हम लोग को ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अगर यहाँ इसके बाद में सारे जीरो होते तो हम शायद ना भी लिखते, लेकिन 856 हमारा बीच में काउंट हुआ, इसलिए हम लोग को 1.00856 हम लोग को लिखना पड़ेगा इंटू 10 टू द पावर। अब हम लोग देखें कि कितना बैक हम लोग आए हैं, कितने स्थान पीछे आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 और एक ये वाला 0 8, ठीक है। इसके इधर हमारा है मतलब 1 है, तो 1 तो हम लोगों ने लिखा 1 दशमलव, मतलब दशमलव हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ लेकर आए हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं 8 स्थान पीछे हटेंगे। जब पीछे हटेंगे तो पावर क्या होगी, प्लस में होगी, तो 1.00856 × 10⁸ यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। माइनक रूप में लिखने के लिए आप लोग को ये चीज़ मतलब लेफ्ट साइड जाएगी तो पावर किधर जाएगी और राइट साइड जाएगी पावर किधर जाएगी, ये पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया 2 की पावर 291 का इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। 2 की पावर 291 हो, 2 की पावर 3 की पावर किसकी भी पावर कितनी भी हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है x की पावर कितनी भी हो, ठीक है। x मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसकी पावर कितनी भी हो। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उसको 4 से भाग देते हैं। मैं आप लोग को बार बार मतलब क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देंगे, तो जो हमारा शेष बचेगा हम लोग उससे मतलब रिलेट करते हैं, केवल उसी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। 4 से इसको भाग देंगे, ऐसे नहीं देते दोस्तों, बिल्कुल बेसिक ही दे देते हैं। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बचाइए, एक उतार लिया हमने, 4 3 12, 4 दूनी 8, यहाँ बचे हमारे 3 शेष बचे। जो शेष बचता है हम लोग उस पर वैल्यू मतलब उसी पर बात करते हैं, ठीक है। अगर हमारा पूरा पूरा कट जाता तो हम 4 पर बात करते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। जो शेष बचता है उस पर जो अगर यहाँ पर 200 235 36 कुछ भी होता तब हम इकाई अंक लेकर उसकी पावर 3 लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो केवल सिंगल ही वर्ड है, तो उसी की पावर हम लोग 3 लगा देंगे। अब इसको काउंट कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 आया तो इकाई अंक हमारा यही आने वाला है 8, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 3 5 होता तब भी हम उसका इकाई अंक उठाकर ही उसकी पावर 3 लिखते। 5 पंजे 25 पंजे 125, तब इसमें इकाई अंक ढूंढते तब हमारा इकाई अंक आ जाता 5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इकाई अंक निकालते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो भी इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके का। तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। सबसे पहले हम लोग जान लें, ठीक है। अगर हमारी कोई एक संख्या x है, सबसे पहले हम लोग कोई संख्या x ही मानते हैं, ठीक है। x मान लें, y मान लें, कुछ भी मान लें। अगर यहाँ पर सम संख्याओं की बात होगी, ठीक है, अगर यहाँ पर सम संख्याओं की बात होगी, हमें अब तक तो नहीं पता कि x हमारी सम है या विषम है, ठीक है। x तो हम लोगों ने मान लिया, पहली क्रमागत संख्या हम लोगों ने मान ली x, ठीक है। अगर सम संख्याओं की बात होगी तो कोई ना कोई इसमें हम लोग को सम संख्या ही जोड़नी पड़ेगी, तभी तो हमारी संख्या दूसरी x + 2 होगी, ठीक है। यहीं पर अगर 3 क्रमागत संख्याएं होती तो फिर हम लोग क्या करते, इसमें मतलब 2 का अंतर होता क्रमागत संख्याओं सम संख्याओं में, मतलब क्या होता है कहीं ना कहीं अंतर सेम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x + 2 है, तो यहाँ पर x + 4 हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग सम संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है। क्रमागत सम संख्या पहली ये है, दूसरी ये है, क्रमागत यही हुई, ठीक है। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है। क्रमागत संख्याएं हैं, एक ये है, दूसरी ये है। सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, x + 2 का स्क्वायर, ठीक है। x + 2 का स्क्वायर कितना दिया दोस्तों, 84 दिया है। ये मैंने आप लोग को यहाँ छोड़ क्यों दिया, आप लोग को ये समझने की बात जरूरी है, इसमें ये होना चाहिए, ठीक है, कि पहली कोई भी क्रमागत संख्या बन होगी, ठीक है। मान ला x कोई पहली क्रमागत संख्या है, x + 2 कोई दूसरी क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो बड़ी संख्या तो इन दोनों में ये हुई, ठीक है, बड़ी संख्या तो इसमें x + 2 हुई ना, ठीक है। तो बड़ी संख्या में से ही हमेशा छोटी संख्या घटाएंगे, तो ये तो दिया है दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है। तो अंतर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या निकालेंगे वैल्यू हमारी माइनस में आएगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हमारी माइनस में नहीं दी है, वैल्यू हमारी प्लस में दी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो आसानी से हमारी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग को करना है। तो आप क्वेश्चन को देखते हैं, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग हो गया माइनस दूसरी संख्या कितनी है, x², ठीक है। अगर आप लोग ऐसा ना करके, अगर आप लोग ऐसा कर दें, x² - x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप आंसर कहीं से कहीं तक नहीं ला सकते दोस्तों, और आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग को इस चीज़ को बहुत ही विस्तार से समझा रहा हूं दोस्तों, बेसिक से। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, आंसर मिलेगा, ठीक है। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर हमारा पॉजिटिव है, तो हम लोग को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटानी पड़ेगी, ठीक है, तभी हमारा ये आ गया। आप लोग लॉजिकली सोचना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन को गलत करने का, और मोस्टली वो क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे गलत ही करते हैं, ठीक है, अगर ध्यान से नहीं करते तब। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको खोल देंगे x + 2 के होल स्क्वायर से, a + b के होल स्क्वायर से, ठीक है। पहले पद का वर्ग
प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है, 2 गुणा प्रथम पद गुणा द्वितीय पद 4x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84, ठीक है। हम लोग ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ से अगर हम 4 कामन ले लें, ठीक है, 4 कामन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स, यही बचने वाला है, 4 तो बाहर निकल गया, यहाँ बचा यही 2 पद बचे दोस्तों। इन 2 पदों में से हम लोगों ने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। बहुत ही बेसिक कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को इस कभी दिक्कत नहीं होने वाली। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 बचा, ठीक है। यहाँ पर बचा एक्स प्लस 1, यहाँ बचा 21 है, प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो गया हमारा 20, ठीक है। एक्स बराबर हमारी वैल्यू आ गई 20। क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को जोड़कर इनका योग लगा देंगे, x प्लस 2, यही तो ही हमारी 2 संख्याएं, ठीक है, और दोनों का योग ज्ञात करना है तो बीच में हम लोगों ने लगा दिया प्लस का निशान, ठीक है। x की वैल्यू है हमारी 20 और इसकी भी वैल्यू है 20 और यहाँ पर है हमारा 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 40, 20 दूनी 40 और 2 42, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वही है, सबसे पहले आप लोग को वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे और नेगेटिव दी है तो छोटी संख्या में से बड़ी घटाएंगे, और क्रमागत संख्याएं ही दी होंगी, तो आप ये ना सोचें कि हम पहली संख्या में से दूसरी घटाएंगे जब भी क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। बहुत रेयर केस में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि क्वेश्चन उस तरीके से गलत ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ठीक है। जब विषम संख्याएं हो n इक्वल टू 35 दे रखा है दोस्तों, और सीधे क्वेश्चन में दे भी दिया है कि विषम संख्याएं हैं, तो जब विषम संख्याओं का योग निकलवाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे से उस संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, n स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। n स्क्वायर बोले तो 35 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है, 35 का स्क्वायर कर देंगे। जब मैंने आप लोग को स्क्वायर निकालना सिखाया है, आप लोग को याद नहीं हो तो 5 पंजे पहले पद का वर्ग 5 पंजे 25 के 5 कैरी 2, इन दोनों का आपस में गुणा 3 पंजे 15, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा 3 पंजे 15 और फिर 2 से गुणा, 3 पंजे 15 दूनी 30 और 2 कैरी के 32 के 2, कैरी हमारे बच्चे यहाँ पर 3। अब इस वाले पद का मतलब स्क्वायर 3 3 9 और 3 12, तो 1225 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यही हमसे पूछा है, ठीक है। 35 सम संख्याओं का 35 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक है। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है तो 1225 हमारा होने वाला है, ठीक है। प्रथम 35 विषम संख्याओं, और यहीं पर अगर हम लोग को दे देता सम संख्याओं का, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई होता n इक्वल टू 36, कोई भी सम संख्या होती तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आप लोग को दोनों हम लोग अगर रिलेट करके पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे रिलेट करते हुए, तो हम लोग कभी भी भूलने वाले नहीं है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया 603 का 1/3 67 का कितना % होगा, ठीक है। 67 का कितना % होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आप लोग को ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या दिया है 603, ठीक है, 603 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, मैंने आप लोग को 1/3 2/3 3/4 5/4 इस तरीके से मैंने आप लोग को करना सिखाया हुआ है, ठीक है। तो उन लोग ये चीज़ जो दी है 1/3, इसको हम लोगों ने लिख लिया 1/3। 603 का 1/3, ठीक है, 67 का बराबर है 67 का कितना % होगा, 67 का कितना मतलब कितना लिख दिया, % के लिए मतलब 100, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हर है और ये अंश है, 3 दूनी 6 3 एकम 3 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 दूनी 6 0 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 21, ये कट गया हमारा 67। 67 से कितनी बार हम लोग का कटने वाला अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 67 से क्यों कहीं ना कहीं कटेगा तो दोस्तों, ठीक है। चलो अभी ऐसे रहने देते हैं। तो हमारा यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा है हमारा एक्स की कितना की जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक्स मतलब कितना और % के लिए 100, ठीक है। तो ये आया हमारा 67 एक्स डिवाइड बाई 100, और इधर हमारा कितना बचा है 201, ठीक है, 201 बचा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, जो अंश में होता है वो हर में पहुंचता है, जो हर में होता है वो अंश में पहुंचता है। 201 गुणा 100 और डिवाइड बाई 67, ठीक है। अब हम लोग देखना है, हम लोग को 100 तो कटेगा नहीं, एक 201 ही काटना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू कटती होगी। हम लोग इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हम लोग को 67 का पहाड़ा तो नहीं याद है, लेकिन हम लोग देखें कि यहाँ पर इकाई अंक 7 है, यहाँ पर इकाई अंक हमारा 3 है, दोस्तों 1 है, ठीक है। या तो हम लोग यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यहाँ पर इकाई अंक 7 है,
तो हम लोग को कितना लाना है, इकाई अंक 1 लाना है। 7 की हम कैसे गुणा करें कि इकाई अंक हमारा 1 आ जाए। 7 सत्ते 49 नहीं, 7 दूनी 14 नहीं, 7 तीन 21 नहीं, 7 तीन 21, ठीक है, 1 आ गया। 7 से अगर हम कहीं ना कहीं 3, हमारा एक क्लू मिल गया हम लोग को 67। 7 से हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 67 को, तो कहीं ना कहीं इकाई अंक हमारा बन आ जाएगा 7 तीन 21, तो हो सकता है वही हो, ठीक है। और इसके अलावा कोई हमें पॉसिबिलिटीज अभी नहीं दिख रही है, तो पहले इसी को दे दे। 3 सत्ते 21, 3 चक 18 और 2 20, ठीक है, बिल्कुल राइट हम लोग की थिंकिंग थी। तो 67 से हमारा ये 3 बार कट गया, ठीक है। तो पूछ रहा है, ये हो गया हमारा 300। क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट होगा, तो ये होगा हमारा 300%, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल हल्के में भी ना लें और बिल्कुल ईजी है, आप लोग आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा भी हम लोग ध्यान से करेंगे तब, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में संबंध ज्ञात करो। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होता है, ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यही हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक, हम लोग को माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध स्थापित करना है। शायद दोस्तों ये कोई साइड नंबर 6 में भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया, मुझे याद है थोड़ा सा, ठीक है, देख लिए दोस्तों, फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब इन लोगों ने पूछ लिया, हाँ याद आ गया मुझे, उस क्वेश्चन में मतलब पूछा गया था कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में मतलब संबंध ज्ञात कीजिए, और यहाँ इन लोगों ने पूछा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग संबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुलक, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग बहुलक से स्टार्ट करें। एक बहुलक, ठीक है, एक बहुलक बराबर 1 3 2 का संबंध बताया था, ठीक है, 1 3 2 का संबंध बताया था, तो कैसे था, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही कोई संबंध था। तो एक लिखे ना लिखे हम लोग, तो सीधे से हम लोग मापों में संबंध क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये मिल सकता है या मिल सकता है 3 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है, ये भी आप लोग को मिल सकता है, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। कहीं आपको इस तरीके से भी लिख कर दे देगा 1 बहुलक प्लस 2 माध्य, कहीं आपको ऐसे भी दे देगा 1 बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो ये हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हुई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि 3 पूर्णांकों ए बी सी, ठीक है, कोई 3 पूर्णांक दिए हैं ए बी सी, इनके लिए नियम दिया है a गुणा b गुणा सी और इक्वल टू a गुणा b ब्रैकेट में देते हैं गुणा में दे दिया c, ठीक है, ये दिया है आप लोग को नियम दिया है, तो पूछ रहा है ये नियम क्या कहलाता है, ठीक है। आप लोग को ये नियम पता होना चाहिए कि ये नियम क्या कहलाता है, ठीक है। तो जब भी गुणन की बात आती है दोस्तों, जब भी गुणा की बात आती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 2 नियम पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चाहे तो हम लोग किसी मतलब इसका मतलब ये होता है, चाहे तो हम लोग सीधे से गुणा ऐसे कर दें, ठीक है, और क्वेश्चन में भी वही दिया है, चाहे तो हम लोग गुणा इस तरीके से कर दें, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, चाहे तो गुणा हम इस तरीके से करते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में लेकर सी से गुणा कर दें, चाहे तो इन दोनों को ब्रैकेट में लेकर ए से गुणा कर दें, हम लोग का हर हाल में आना तो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी ही है, ठीक है। तो ये साहचर्य नियम कहलाता है, ठीक है दोस्तों, ये साहचर्य नियम कहलाता है, ये गुणन का साहचर्य नियम कहलाता है, ठीक है। यहीं पर अगर एक आपको एक तरीके का और क्वेश्चन दे देता है, जैसे दे देता है ए प्लस, ठीक है, सेम इसी बेस पर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी दे दिया है, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी यही करने वाले हैं, ठीक है। और यही इसी के बराबर दे देता है दोस्तों ए प्लस बी, जैसे गुणा में सेम दिया था वैसे ही, और सी हम लोग को बाहर दे दिया, तब भी तो हम लोग का वही आने वाला है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये नियम हमारा कहलाता है योग का वितरण नियम, ठीक है। तो कभी कभार आप लोगों से या तो गुणन का नियम पूछेगा, आप लोग को यहाँ पर दे देगा गुणन का साहचर्य नियम भी पूछ लेगा, साहचर्य नियम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले को, और जब योग की बात आती है तो योग का वितरण नियम ये कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये 2 नियम आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग को अनुपात दे रखे हैं, पी अनुपात क्यू दे रखा है 5:8, ठीक है, क्यू अनुपात आर दे रखा है 12:7 और आर अनुपात एस दे रखा है 14:15, ठीक है। हम लोगों से सिंपल पूछ रहा है तो पी अनुपात एस ज्ञात करो, ठीक है, हम लोग को पी अनुपात एस ज्ञात करा रहा है, हम लोग देखेंगे कितने अनुपात हम लोग को रिपीट कर रहा है, पी क्यू क्यू आर आर एस, मतलब पी क्यू आर एस 4 अनुपात हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, पी क्यू आर
एस, ठीक है। 4 हो, 5 हो, 3 हो, ठीक है, 2 तो होता ही है, 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 हो या 4 हो या 5 हो, हम लोग का करने का मतलब नियम जो है, फॉर्मेट जो है एक ही है, जिस तरीके से मैंने आपको कर बताया है, ठीक है। सबसे पहले P अनुपात Q दे रखा है 5:8, तो P अनुपात Q की जगह 5:8, ठीक है। आगे के जो भी ब्लॉक हैं उनको खाली रहने दो, लेकिन पहचान के लिए हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि आगे हमारे ब्लॉक खाली हैं, ठीक है। अगला हमें दिया Q अनुपात R। Q अनुपात R कितना दे रखा है 12:7, तो Q अनुपात R है, Q की वैल्यू है 12 और R की वैल्यू है 7, ठीक है। तो इसके आगे भी एक ब्लॉक खाली है, इसके पीछे भी एक ब्लॉक खाली है, ठीक है। अगला दे रखा है R अनुपात S 14:15। R अनुपात S दे रखा है दोस्तों 14:15, ठीक है। तो इसके आगे के दोनों ब्लॉक फिल हैं, लेकिन पीछे के 2 ब्लॉक खाली हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है P अनुपात S बराबर ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से जिसके आगे जो ब्लॉक खाली होता है वो उसी वैल्यू से हम लोग फिल कर दिया करते थे। आगे 2 खाली हैं, 8 से फिल कर दिया। 7 के आगे 1 खाली है, 7 फिल कर दिया। 12 के पीछे 1 खाली है, 12 से फिल कर दिया, ठीक है। आगे पीछे जहाँ भी जो भी ब्लॉक खाली हो उसी वैल्यू से हम लोग उसको फिल कर देते हैं। 14, इसके पीछे भी 14, ठीक है। अब क्या करते थे हम लोग, इनकी सबकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं 12 पंजे 60 गुणा 14, ठीक है। हम लोग इस तरीके से लिख लें, हम लोग को पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। P अनुपात S पूछा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कटने वाली कोई संख्या हो, इतनी लेंथी गुणा होती है, तो हम लोग इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे। हम लोग ईजी देख लेते हैं अपना क्या है, ठीक है। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 गुणा 14 कर लेंगे हम लोग इसमें। 12 अट्ठे 96 गुणा 14, बात तो भैया दोस्तों, ठीक है। 8 सत्ते 56 गुणा 14 कर लेंगे इसमें हम लोग, 56 गुणा 14। इन तीनों में तो 14 14 हम लोगों ने कर लिया। 7 अट्ठे 56 गुणा 15, 7 अट्ठे 8 सत्ते 56 गुणा 15, इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या पूछ रहा है P अनुपात S ज्ञात करो। तो P तो हमारा ये है और S हमारा ये है। हम लोगों से इसका अनुपात पूछा है, तो P अनुपात S, ठीक है, यही तो होता है। चाहे अनुपात में लिख लो चाहे बटा में लिख लो, बात वही होती है। ऊपर क्या दे रखा है 60 गुणा 14, ठीक है, 60 गुणा 14, और S क्या दे रखा है 56 गुणा 15, 56 गुणा 15। तो अब आप देखो दोस्तों कट रहा है ना, मैंने बोला था सीधे से कहीं ना कहीं कटने वाली वैल्यू मिल जाएगी। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60। अब 104 से शायद ये कट जाएगा, 4 एकम 4 बचा 1, 16, 4 चौक 16, ठीक है दोस्तों, कट गया। 4 एकम 4 और बचा 1, 16 हो गया, 4 चौक 16, ठीक है। कितना हुआ हमारा 4 14 56, ठीक है। अब तो कुछ बच ही नहीं रहा दोस्तों, यहाँ से 14 से फिर सीधा 14 कट गया, तो हमारा इसका अनुपात कितना आया 1:1। जब कोई वैल्यू नहीं बचती तो वहाँ पर हमारा अनुपात बचता है 1:1। हम लोग लिख लेते हैं सीधे, तो 60 गुणा 14, एक बार फिर से देखते हैं तो कोई मिस्टेक तो नहीं है। और यहाँ पर है 12 पंजे 60 गुणा 14, 8 सत्ते 56 गुणा 14। पूछा है P अनुपात S, तो P और S यही अनुपात है, चाहे इनको बटे में लिख लें। 60 गुणा 14 और नीचे लिखा हमने 56 गुणा 15, 15 चौके 60, ठीक है, 4 14 में 56, 14 चौका 56, 14 3 42, 14 चौका 56, ठीक है। 14 से 14 कटेगा, ठीक है दोस्तों। 1:1 इसका राइट आंसर है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर पूरी मल्टीप्लिकेशन फुल नहीं करनी, ठीक है। हम लोग को तो अनुपात ही पूछा है, तो अनुपात में रखने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ काटापीटी करनी पड़ेगी, तो हम लोग उसी हिसाब से करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया 2 पासे एक साथ फेंकने पर एक पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। कोई भी सिंगल सेट अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसमें हम लोग को प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन ना मिला हो, ठीक है। तो आप लोग प्रायिकता को ध्यान से देख लें, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का होने वाला है, ठीक है। तो 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। पासा क्या होता है दोस्तों, पासा वही होता है जो हमारा लूडो का, हम कह सकते हैं लूडो का हमारा दाना होता है, चक्का जो होता है उसको हम लोग पासा के नाम से जानते हैं, या प्रिज्म या पासा जो भी होता है वो हमारा लूडो के आकार में होता है, ठीक है, जो हमारा लूडो का मतलब वो होता है। तो उसमें कितनी सतह होती हैं दोस्तों, पासा या प्रिज्म में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी हमारा जब हमारा वो, ठीक है, गोटा होता है लूडो का, उसमें कितनी सतह होती हैं, 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें मतलब नंबर भी हम लोग के पॉइंट करे हुए होते हैं, इसलिए, ठीक है, 6 सतह होती है। तो हम लोग को ये तो पता है कि इन 6 सतह में से ही कोई ना कोई आने वाला है, ठीक है, इन 6 सतह में से ही कोई ना कोई आने वाला है। प्रायिकता पूछ रहा है दोस्तों, तो प्रायिकता हम लोग को सबसे पहले जो चीज़ टोटल होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे, ठीक है। एक पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग को ये तो पता है कि पासा जब फेंका जाएगा, पासे की 6 सतह हैं दोस्तों, ठीक है, 6 सतह हैं, तो टोटल 6 सतह ही होंगी, ठीक है। इन 6 सतह में से ही कोई ना कोई अंक आएगा, ठीक है, 6 सतह हैं, और 2 पासे अगर एक साथ फेंके जा रहे हैं
तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें, एक कितना होता है, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, इसकी एक की ये सतह हो गई, दूसरे की हो गई 1 2 3 4 5 6। अब ये पूछ रहा है एक पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है, एक पर दूसरे से बड़ा अंक, अगर एक पर पूछ रहा है, एक पर, ठीक है, एक पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है, ठीक है, ये एक उन्होंने हिंदी टाइपिंग करके इसीलिए दे दिया है कि वो एक अंक पर पूछ रहा है, ठीक है। अगर 2 पर पूछता बड़ा आने की प्रायिकता तो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। एक से बड़ा आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे एक से बड़े हैं, एक से बड़ा 2, 2 से बड़ा, एक से बड़ा 3, एक से बड़ा 4, एक से बड़ा 5, एक से बड़ा 6, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कंडीशंस ऐसी हैं जो एक से बड़ी हैं, ठीक है। तो यही होगी एक पर दूसरे से बड़ा होने की प्रायिकता, ठीक है। एक अंक पर दूसरे से बड़ा होने की प्रायिकता क्या होने वाली है, हमारी यहाँ पर होने वाली है 5/6, ठीक है। टोटल 6 सतह हैं, ठीक है, 6 सतह पर एक सतह 1 है, और एक से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 या 6 भी आ सकता है, ठीक है। जो 2 वाली में बात कर रहा था दोस्तों, अगर पूछता कि मतलब इन 2 पर, ठीक है, 2 पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो टोटल प्रायिकता, टोटल तो हमारा सतह 6 है, ठीक है, लेकिन 2 से बड़े की बात करेगा तो 2 से 1 छोटा है और 2 से 2 बराबर है, ठीक है। तो 2 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, या तो 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 सतह ऐसी होंगी जो 2 से बड़ी होंगी, तो ये 4 में से कोई ना कोई आ सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो वहीं पर हम लोग कहीं ना कहीं काट के 2 दूनी 2 3 कर देते हैं, तो 2/3 भी इसी तरह से लिए हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। 3 पर पूछता तो 3 से बड़ी 4 5 6 हैं, 3 सतह होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया समषट्भुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। समषट्भुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को एक सिंपल सा फार्मूला बताया था, ठीक है, जब मैंने आपको माध्य माध्यिका बहुलक कराया था, ठीक है, पॉलीगन जब मैंने आप लोग को कराया था तो वहाँ विकर्णों की संख्या निकालना भी सिखाया था, ठीक है। सबसे पहले विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हमारा n, ठीक है, मार्कर को क्या हुआ n-3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, n-3 डिवाइड बाई 2, ये सिंगल हमारा फार्मूला होता है। जैसे सारे षटभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो, कितना भी भुज हो, पंचभुज हो, ठीक है, सारे भुजाओं की हम लोग विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, षटभुज है तो n बराबर विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 6, षटभुज 6 को कहते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर सप्तभुज होता तो n बराबर हम लोग लगाते 7, यहीं पर अगर अष्टभुज होता तो हम लोग n बराबर लगाते 8, यहीं पर अगर नवभुज होता तो यहाँ पर हम लोग n बराबर लगाते 9, ठीक है। इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन हमारा सिंगल फार्मूला ही काम करता है, ठीक है। तो n बराबर कितना है, हमारा षटभुज है तो n बराबर हमारा कितना आएगा 6, ठीक है, 6 लगा दिया, अंदर 6 - 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 से ये 3 6 कट जाएगा, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ बचा हमारा 3 गुणा इस 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो 3 3 हमारा कितना आ गया, विकर्णों की संख्या होगी हमारी 9, ठीक है। यही हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सिंगल इस फार्मूले से हम लोग सारे विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर n बराबर 7 होता तो हम लोग क्या करते हैं, 7 -3/2, ठीक है, 7 में से 3 गया, 4 बचा, 4 यहाँ बचा, 4 7 28, 28/2, ठीक है। यहाँ पर विकर्णों की संख्या आ जाती है हमारी 14, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग को मोस्टली ये फार्मूला आप लोग को बहुत ध्यान से याद करना है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए, n-3/2, ठीक है। बाकी जितनी भी उसकी मतलब पंचभुज होगा 5 लगा देंगे, षटभुज होगा 6 लगा देंगे, सप्तभुज होगा 7 लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 256 की पावर कोई दे दिया है 0.16, 16 की पावर दे दी है 0.18 का मान ज्ञात करो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग को अक्सर फंसाते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस जो हमारा साइन होता है यहाँ पर, उस साइन को हम लोग को ध्यान देना होता है सबसे पहले, ठीक है। इस साइन को हम लोग को ध्यान कैसे देना है कि गुणा का साइन है, ठीक है। गुणा में घाते हम लोग को पता है, गुणा में घाते हमेशा जुड़ती हैं, ठीक है। जब बेस समान होते हैं गुणा में घाते हमेशा जुड़ती हैं, ठीक है। यहीं पर अगर प्लस होता तो हम लोग क्या करने वाले थे, अगर माइनस होता तब हम लोग क्या करने वाले थे, ठीक है। तो वो सारे कुछ हम लोग को पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग करते हैं गुणा वाले फॉर्मूले पर, अगर प्लस होता तो हम लोग बेस समान है तब हम लोग उसको जोड़ देते, ठीक है। माइनस होता हम लोग उसको घटा देते, लेकिन गुणा है, गुणा में हम लोग को क्या दे रखा है कि हम लोग घाते जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं, जब बेस हमारे समान होते हैं, ठीक है। जब बेस समान होते हैं तब। बेस समान करने के लिए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 256 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। सबसे छोटी से छोटी वैल्यू में तोड़ेंगे,
दो दूनी चार, चार दूनी दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी दो चौक 8, दो छंग 12, 128, 128 दूनी 256, 200, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, 1 5, 2 1 2, ठीक है। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, ठीक है। मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 की पावर 8, ठीक है। ये तो हमारा इसका आया 256 का, और ऊपर हमारा है 0.16, ठीक है। ये तो है। आगे हमारा साइन क्या दिया है, गुणा का। इसका देख लेते हैं, इसका क्या होता है 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये तो सिंपल है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। ये 16 हुआ और ये हुआ हमारा 256 का, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। ये तो हमारा इस 16 का हुआ, ऊपर हमारा क्या दे रखा है 0.18, ठीक है। और जब घात के ऊपर घात होती है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर दिया होता है x की पावर y की पावर z, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल घात की आपस में गुणा कर देते हैं, x की पावर बाई z कर देते थे, ठीक है। वही फॉर्मेट हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 2 की पावर 16, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हुआ, और 2 से पहले दशमलव है तो 2 से पहले हम लोगों ने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब गुणा का साइन है बीच में, 2 की पावर, इसका भी करेंगे 18 चौक 72, ठीक है। 18 चौक 72 हो गया, 2 से पहले दशमलव है। अब हमारा बेस बराबर है, ठीक है। जब बेस बराबर है, ठीक है, बेस बराबर है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 की पावर 2, बेस तो हम लोग ले लेंगे 1, 2 की पावर 1.8, ठीक है। गुणा में घातें हमारी जुड़ती हैं जब बेस हमारे बराबर होते हैं तब। 1.8 है, 28 है और 0.72 है, ठीक है। 0.72 और 0.28 अगर मतलब 100 हो गया, और 100 का हमारा पॉइंट बच जाएगा 1, ठीक है। इसको ऐसे करके देख लेते हैं, जैसे कि 1.28 और 0.72, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या 8 2 10, 7 2 9 1 10 दशमलव 2, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 1.28 और 0.72 को जोड़ने पर हमारा इसकी पावर आ गई 2.00। दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, 2 की पावर सिंपल 2 कर देंगे, और 2 की पावर 2 होता है हमारा 4, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन था, और सॉल्व करने के बाद में हम लोगों ने इसको क्या बना डाला, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो क्या पूछ रहा है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है। दर पूछ रहा है, इसमें दर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। दर हम तभी निकाल सकते हैं जब हम लोग को एग्जैक्ट ब्याज पता होगा, ठीक है। तो हम लोग को ब्याज पहले ज्ञात करना होगा। तो ब्याज हम लोग कैसे ज्ञात करने वाले हैं, इसमें हम लोग को सीधे से दे रखा है कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400 हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 2400 हो जाती है, और तथा 4 वर्षों में, ठीक है, तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से समय का अंतर कितना हुआ 1 वर्ष का, ठीक है। समय का अंतर हुआ 1 वर्ष का, और इधर मिश्रधन में कितना अंतर हुआ, कोई 2400 हुई थी, अब 2520 हो गई, ठीक है। तो इस 1 वर्ष में कितना लगा होगा ब्याज उस पर 120 रुपये, ठीक है। 2400 से जब 2520 हो गई, और इधर 3 वर्ष में 2400 थी, इधर 4 वर्ष में 2520 थी, तो इधर 3 वर्ष से 4 वर्ष जाने के लिए 1 वर्ष का मतलब इजाफा हुआ। तो 1 वर्ष में जो भी इधर ब्याज बड़ा होगा वो ब्याज 1 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। 2400 से 2520 हो गई, और इधर 1 वर्ष में, ठीक है। तो 2400 से 2520 120 रुपये ब्याज उस पर लगा 1 वर्ष का, ठीक है। अब हम लोग इसको किसी भी ट्रिक से नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल जो हम लोग क्वेश्चन करते थे हम लोग उससे करने वाले हैं, ठीक है। 2400 रुपये थी राशि, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को 1 वर्ष का ब्याज निकालना जरूरी था। अगर 1 वर्ष का हम लोग को नहीं पता होता तो हम लोग दर नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि दर हमेशा समय जो होता है हमारा वर्ष में होना चाहिए, ठीक है। और दर भी हम लोग हमेशा वर्ष के हिसाब से ही ज्ञात करते हैं, ठीक है, कि मतलब कितने वर्ष में कितने % की दर से हम लोग ब्याज देते हैं, ब्याज लेते हैं, जो भी है जो सारा कुछ उसमें, ठीक है। और 2520, ठीक है, हाँ दोस्तों 2520 हुई, 2400 थी 2520 हुई। इतनी मगजमारी इसलिए करी क्योंकि हम लोग को 1 वर्ष का दिखाना था, ठीक है। और हम लोग अब आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2400 कोई राशि थी, 2520 हो गई, कितने का इजाफा हुआ 120 का,
ठीक है। सिंपल जो लॉजिक में हम लोग को कराया था, ठीक है, सिंपल जब परसेंटेज में जो आप लोग को कराया था उसी पे हम लोग डिपेंड करेंगे, क्योंकि दर तो वहां भी निकालते थे, दर हम लोग को यहाँ भी निकालनी है, ठीक है। तो 2400 की राशि थी, 2520 हो गई, कितने की बढ़ोतरी हुई, 120 की। 120 की बढ़ोतरी हुई कितने पर, 2400 रुपये पर, ठीक है। 2400 रुपये पर 120 की बढ़ोतरी हुई है। दर ज्ञात करने के लिए प्रतिशत, परसेंट के लिए 100, ठीक है, ठीक है। 120 की बढ़ोतरी हुई 2400 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, भाई हम लोग की दर निकल आती है, ठीक है। 2 जीरो से हम लोग यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, 24 पंजे 120 सीधे से काट दिया, दर हमारी आ गई दोस्तों 5%, ठीक है। यही हमारी दर आने वाली है। तो भैया तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो चल रहा है वो 5% की दर से उस पर चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर हम लोग को अगर सिंपल हम ध्यान मतलब दे दें हम लोग की, तो 1 वर्ष का हम लोग को पता है, जो भी हमारा अंतर आया है ब्याज का वो 1 वर्ष का है, तो हम लोग को ये करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये हम लोग इसलिए करके देखते हैं कि 1 वर्ष की बात हो रही है, ठीक है, तो हम लोग सीधे से कर सकते हैं। वहीं अगर 2 वर्ष की बात होती तो हम लोग, अगर 2 वर्ष में 120 होता तो हम लोग 1 वर्ष का निकालते 60 होता, तो 60 पर हम लोग बात करते, 60 की बढ़ोतरी 2400 पर गुणा परसेंट के लिए 100, ठीक है। इस तरीके से अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया, एक कमरे की ऊंचाई दी है x, ठीक है। कोई कमरा है, ठीक है, ये हमारा कमरा है, इसकी ऊंचाई दे दी है दोस्तों x ऊंचाई दे रखी है। अब दिया संलग्न 2 दीवारों के क्षेत्रफल। संलग्न मतलब ऐसा होता है दोस्तों, एक तरीके से मैं आप लोग को दिखा दूं, संलग्न 2 दीवारें जो होती हैं, ये हमारी एक दीवार ऐसी है, ठीक है, ये एक दीवार ऐसी है, और एक दीवार हमारी ये ऐसी है बोर्ड वाली। तो ये संलग्न जो 2 दीवारें होती हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोग को ऐसे करके दिखाऊं, तो ये वाली दीवार और ये वाली दीवार जो आपस में दोनों जुड़ी हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं, वो संलग्न समान होती हैं, मिली हुई होती हैं, इसीलिए उसको संलग्न बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होता है, एक ये वाली दीवार काउंट हो जाएगी और एक ये वाली दीवार काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है आप लोग समझ रहे होंगे आसानी से, आप लोग को अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्स तथा संलग्न 2 दीवारों के क्षेत्रफल y तथा z है, ठीक है। ये हमारी 4 दीवारें हैं, 2 दीवारें ये हैं, एक ये है और एक की पीछे वाली ये है, ठीक है। 4 दीवारें हैं, 2 दीवारें संलग्न है, संलग्न मतलब जुड़ी हुई, एक ये दीवार और एक ये दीवार मान सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग एक इधर वाली दीवार मान सकते हैं, एक इधर वाली दीवार मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन दीवारों पर ही तो कहीं ना कहीं छत पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट हम लोग को अभी आगे मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संलग्न दीवारों के क्षेत्रफल y तथा z है, ठीक है। एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, तो इसका y है, इसका z है, या इसका z है, इसका y है, कुछ भी मान सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल, तो कमरे की जो छत है उस छत का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर जानेंगे, फिगर से हम लोग अगर ये चीज़ आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन बहुत हलवा है दोस्तों, फिर क्वेश्चन में कुछ बचने वाला नहीं है। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा कोई कमरा है, ठीक है। कमरे की ऊंचाई क्या दे रखी है दोस्तों, x, ठीक है। कमरे की ऊंचाई हम लोग को x दे रखी है, ये हमारा कमरा है, यहाँ से भी x होगी, वहाँ से भी x, वहाँ से भी x, वहाँ से भी x, क्योंकि ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई हर जगह बराबर होगी, ठीक है। तो वो होगी हमारी ऊंचाई। तथा संलग्न 2 दीवारों के क्षेत्रफल, एक दीवार इधर है, ठीक है, एक दीवार इधर है और एक दीवार इधर है, ठीक है। फिगर के हिसाब से हम लोग कन्फ्यूजन में ना पड़े, ठीक है। तो हम लोग कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना पड़े दोस्तों। जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया था कि ये उन दीवारों की बात करता है, इस तरीके से हमारी जो दीवारें होती हैं, ठीक है। एक ये दीवार हो गई, ये दीवार को मैंने इस मार्कर से कर दिया, ये दीवार ऐसी वाली दीवार है, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। ये संलग्न जुड़े हुई हैं दोस्तों, तो ये संलग्न हो गई, ठीक है। इनके क्षेत्रफल पूछ रहा है, इनके क्षेत्रफल क्या दिए हैं, इनके दीवारों के क्षेत्रफल दिए हैं y तथा z, ठीक है। ये तो हमारी हुई ऊंचाई, ये हमारी हुई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई हुई। और जो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये दे रखा है हमारा, एक का y दे रखा है, एक का z, ठीक है। तो एक का y दे रखा है और एक का z दे रखा है क्षेत्रफल, ठीक है। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या मानने वाले हैं, कमरे की छत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को जो कमरे की जो हमारी संलग्न भुजाएं जो हैं, ठीक है, उनका क्षेत्रफल दे रखा है, उन क्षेत्रफल से हम लोग को अगर भुजा निकाल दें हम लोग, ठीक है, लेंथ और विड्थ निकाल दें, तो हम लोग को फिर छत का जो क्षेत्रफल होगा वो आसानी से निकाल सकते हैं, वही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसका निकालने के लिए हम लोग इसकी भुजा मान लेते हैं L, ठीक है, और इसकी भुजा मान लेते हैं हम लोग B, ठीक है। कमरा हमारा है तो भुजाएं हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या दे रखा है, इस वाले का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको नामकरण कर दें कुछ, इसका नहीं दोस्तों रहने दो। ऊंचाई तो दे रखी है, दोनों की बराबर है, इसकी भुजा L है, इसकी भुजा B है, क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा स्क्वायर में है या आयत में है, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर में भी हो सकता है कमरा, आयत में भी हो सकता है, तो हम लोग दोनों की भुजाएं अलग अलग मानेंगे। क्षेत्रफल दे रखा है, इस वाले मतलब दीवार का क्षेत्रफल दे रखा है y,
तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। L इंटू बी ना लिखें क्योंकि हमने L इंटू बी हम मान लिया है, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। सीधे से लिखेंगे हम लोग लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हम लोग का दे रखा है बाई और लंबाई इसकी दे रखी है दोस्तों L और चौड़ाई x, ठीक है। तो L इंटू एक्स यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग जब छत का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हम लोग को निकालनी होगी, तो हम लोग को L जरूरत पड़ेगी और B की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग L की वैल्यू निकाल दें, L की वैल्यू निकालेंगे तो बाई अपान हमारा x आने वाला है, ठीक है। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट बाई के लिए, इस वाली दीवार के लिए, दीवार नंबर फर्स्ट के लिए, ठीक है। ये हमारी दीवार है सेकंड। अब सेकंड दीवार के लिए हम लोग करने वाले हैं, फिर लगाएंगे हम लोग क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल यही तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को दे रखा है जेड, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा डीपली आप लोग को समझा रहा हूँ कि आप लोग को दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। तो जेड और इसका क्या दे रखा है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, एक्स इंटू बी इंटू एक्स, ठीक है, बी इंटू एक्स यहाँ भी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी लंबाई कुछ भी मान सकते हैं, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो, तो एक्स इंटू बी। यहाँ से भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं, यहाँ से हम लोग को बी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से हम लोग बी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आगे हमारा जेड अपॉन एक्स, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमारी आ गई। क्या पूछ रहा है, छत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है, छत का क्षेत्रफल। जब छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई लगानी पड़ेगी, ठीक है, लंबाई और गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये चौड़ाई या लंबाई गुणा चौड़ाई कुछ भी कैसे भी मान सकते हैं। छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं दोस्तों बाई अपॉन एक्स, इंटू चौड़ाई हम लोग निकाल चुके हैं जेड अपॉन एक्स, ठीक है। टोटल हम लोग का इसको जब सॉल्व करने के बाद में हमारा आया, कितना आया, बाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा एक नंबर है, एकदम राइट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना दोस्तों। आप लोग को बस ध्यान रखना है कि जो कमरे के जो दीवारों के क्षेत्रफल हैं उनसे हम लोग कहीं ना कहीं छत की एल और लेंथ और विड्थ निकाल लेंगे, और जब लेंथ और विड्थ निकाल लेंगे वहाँ से हम लोग उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, एक साइकिल सवार एक निश्चित बिंदु एक्स से चलता है, ठीक है, और आर त्रिज्या के वृत्त में चलते हुए बिंदु बाई पर पहुंचता है। कोई साइकिल सवार है, वो एक निश्चित बिंदु एक्स से चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी चलने के बाद में बिंदु बाई पर पहुंचता है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना है। फिगर हम लोग को ड्रॉ करके भी दे दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। कैसे दिया हम लोग को, ये हमारा आर त्रिज्या का पहुँचता है, क्या दिया है, चलता है और आर त्रिज्या के वृत्त में चलते हुए बिंदु बाई पर पहुंचता है। आर त्रिज्या का वृत्त है तो त्रिज्या हमारी होगी आर। आर त्रिज्या का कोई वृत्त हम लोगों ने बना लिया, ड्रॉ करके हम लोग को दिया क्वेश्चन में, हम लोग को उसको ध्यान से समझना है। और यहाँ पर एक्स पॉइंट दे दिया, यहाँ पर बाई दे दिया। यहाँ से एक्स से बाई तक चला तो हम लोग से पूछा उसके द्वारा चलेगी टोटल दूरी ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वृत्त की टोटल दूरी ज्ञात करने के लिए वृत्त की परिधि का आप लोग को पता होगा। वृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों, परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। परिधि 2 पाई आर क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि वृत्त की पूरी जो चली गई दूरी जो होती है उसको हम परिधि कहते हैं, और परिधि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी होती है जो कि होती है हमारी 2 पाई आर। यही हम लोग करते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि जब पूरी परिधि हम लोग घूमते हैं, जब पूरा वृत्त घूमते हैं तो 2 पाई आर दूरी चलते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ से कहीं ना कहीं एक्स है और यहाँ बाई है, हम लोग क्वेश्चन में फिगर से ही हम लोग को पता लग रहा है कहीं ना कहीं आधी दूरी चली गई है, ठीक है। तो चली गई दूरी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, दूरी क्या होता है, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि डिवाइड बाई कर देंगे हम लोग 2। क्यों कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग आधी दूरी ही चल रहे हैं, इसलिए हम लोग परिधि का आधा करने वाले हैं। परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग पाई आर दूरी ही चले हैं, जो कि हमारा राइट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है क्योंकि फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार, मतलब मैथ के लिए, उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, जिससे मैं जैसे ही आप लोग को मतलब कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आपकी तैयारी में कोई भी दिक्कत ना आने पाए।
आप लोग बस जितने प्रैक्टिस सेट में आप लोग को करा रहा हूँ आप लोग यही करते रहें, तो हम लोग का मैथ में एक अच्छी तरीके से कमांड हो जाएगी, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को बार बार प्रैक्टिस सेट के जरिए रिपीटेड करा रहा हूँ और यही करना होता है। इसीलिए मतलब हर एग्जाम से पहले हम लोग हर सारे टीचर्स बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट फॉलो करो, प्रैक्टिस सेट फॉलो करो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आप लोग को करा रहा हूँ और आप लोग को करना भी जरूरी होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल के साथ दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।